Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing topic the most important objective questions of chapter 2 solutions of class +2 chemistry. And in this video, I have covered the questions already asked in the previous board exams. So let's start our first question. Our first question is mole fraction of a solute in 2.5 molal aqueous solution is. Options are 0.43, 0.043, 4.3 and 43. And this question has been asked in HBSC 2017 set A. So what will be the options and what are the options and what will be the correct answer? So first of all, if we see that in this question, it is given 2.5 molal aqueous solution. It means aqueous ने क्या इंडिकेट किया है कि solvent कौन सा है वाटर, और मोलल वन ने क्या इंडिकेट किया मोलैलिटी. एंड वी नो मोलैलिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kilogram of solvent. So 2.5 molal aqueous solution means इसका मतलब क्या है, 2.5 mole of solute are dissolved in 1 kilogram of solvent. 1 kilogram means 1000 gram of solvent. कौन सा है यहाँ पर, H2. अब हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के लिए हमें करना क्या पड़ेगा. यदि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो क्या होगा, सोल्यूट के मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड. इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. अब सोल्यूट के मोल्स तो हमारे पास गिवन है, दैट इज 2.5, लेकिन सॉल्वेंट के मोल्स नहीं है. यानी कि हमें ये तो दिया है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, लेकिन सॉल्वेंट के मोल्स नहीं है. तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स. हम जानते हैं किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो उसकी गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं. इट मींस इफ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ वाटर. वाटर में देखेंगे तो हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम हैं, 2 into 1. ऑक्सीजन के 1 है, 1 into 16. तो 2 + 16 आंसर क्या है, 18 ग्राम पर मोल. तो ये है वाटर का मोलर मास. अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सॉल्वेंट के मोल्स. क्या होगा, गिवन मास. गिवन मास कितना है, 1000 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है, 18. इसे सोल्व करेंगे 55.55. अब हमारे पास सॉल्वेंट के मोल्स भी पता चल चुके हैं और सोल्यूट के भी. अब इन दोनों के मोल्स को हम इसमें पुटअप करेंगे तो वी विल गेट द आंसर. सो हमारे पास होगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, 2.5, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 2.5 प्लस 55.55. जब हम इसे सोल्व करेंगे 2.5 अपॉन 58.05 और इसे सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0.043. सो इन चारों में से देखें तो बी ऑप्शन में आंसर क्या है, 0.043. सो दिस इज आवर राइट आंसर. सो करेक्ट आंसर इज बी. इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन है क्या, जिस भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट से डिवाइड करना है. सोल्यूट का फाइंड आउट करना है, भले सॉल्वेंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज. आपको पूछा है कि इनमें से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट एक्सप्रेशन या करेक्ट फार्मूला कौन सा है. ए ऑप्शन दिया है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम. दूसरा बी ऑप्शन है डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम. सी में है पाई इक्वल टू सीआरटी. डी में है नन ऑफ दिस.
ये क्वेश्चन भी HPSC 2017 सेट ए में पूछा गया है। सो अब इन चारों में से देखना है कि हमें कौन सा आंसर करेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां यदि हम देखें तो यहाँ टी वर्ड जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर। उसके अलावा बी वर्ड इट इज रिप्रेजेंटिंग द बॉइलिंग, एफ वर्ड रिप्रेजेंटिंग द फ्रीजिंग। क्लियर? सो डेल्टा टीबी क्या है? दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ क्या है? दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पाई क्या चीज है? दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास पूछा क्या है? करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट फार्मूला क्या होगा? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला ये है क्योंकि बी बॉइलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात आती है कि चाहे डेल्टा टीबी की बात करें, चाहे डेल्टा टीएफ की बात करें, चाहे पाई की बात करें, मैं एक एडिशनल आपको बताना चाहूंगा, दीज ऑल आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपने चैप्टर 2 सॉल्यूशन से पढ़ा भी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते क्या है। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन whose value depends upon number of moles of solute and not upon the nature of solute. So ये तीनों ही क्या है? डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ और पाई, ये तीनों ही क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हमारा आंसर जो है, ए आंसर इज राइट आंसर, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी। सो अब इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा एडिशनली कि यहाँ पर डेल्टा टीबी क्या चीज को शो कर रहा है, डेल्टा केबी इसमें क्या है और एम क्या चीज है और उनके यूनिट्स क्या है। देखिए ना, हमें ये तो पता चल गया कि हमारा करेक्ट आंसर ए है, लेकिन इनमें क्या चीज किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा टीबी जो है, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एलिवेशन का मतलब ही क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट राइज कर गया। जब भी हमने किसी सॉल्यूट में सोल्यूट ऐड किया और यदि बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाता है, देन दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और डेल्टा टीबी होता है किसके इक्विवेलेंट है? इट इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। यहाँ टीबी क्या है? दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी। अब केबी क्या है? दिस इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। This is also called ebullioscopic constant, and its value depend upon the solvent. Solvent पे डिपेंड करेगी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और इसकी यूनिट की बात करें, इसका यूनिट ऑलवेज क्या होगा? केबी का यूनिट क्या होगा? हमेशा केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब है ये एम। एम क्या चीज है? दिस इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम स्मॉल एम से भी शो करते हैं। और मोलैलिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, एंड इट्स यूनिट इज ऑलवेज मोल पर किलोग्राम। इसका यूनिट क्या है? मोल पर किलोग्राम। सो ये ध्यान रखना है, डेल्टा टीबी किसके इक्विवेलेंट है? केबी इनटू मोलैलिटी। और इसमें किस चीज, कौन सी चीज या कौन से टर्म किसे रिप्रेजेंट कर रही है? डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को शो कर रही है। इसका यूनिट क्या होगा? केल्विन में होगा। केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट को शो कर रही है। इसका यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल होगा। और एम क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मोल, और इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर किलोग्राम। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solid solute that can be dissolved in a given amount of liquid solvent does not depend upon. ऑप्शन 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा नेचर ऑफ सोल्यूट, चौथा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्वेश्चन HPSC 2017 सेट बी में पूछा गया है। सो क्या है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट? आपने टर्म पढ़ी है सॉल्युबिलिटी, solubility of solid solute in liquid solvent। तो ये वही टर्म है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट that can be dissolved in a given amount of liquid solvent। अब आपने वहां पर पढ़ा है factors affecting the solubility of solid solute in liquid solvent।
तो वहां पर आपने इनके अंदर फैक्टर्स पढ़े हैं, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उनके अलावा टेम्परेचर भी पढ़ा है, प्रेशर भी पढ़ा है। इन सब फैक्टर्स में से देखें तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड नहीं करती। तो पहला ऑप्शन है प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा नेचर ऑफ सोल्यूट, चौथा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, कुछ केसेस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, कुछ केसेस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। नेचर ऑफ सोल्यूट पे भी डिपेंड करते हैं कि सोल्यूट के पार्टिकल में फोर्सेस किस टाइप की हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, लाइक डिसोल्व्स लाइक के अकॉर्डिंग। और लेकिन प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर यदि हम देखें, द solubility ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ हमें किसको डिसोल्व करना है? सॉलिड सॉलिड को। एंड इन केस ऑफ सॉलिड द कांस्टेंट पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड। कांस्टेंट पार्टिकल कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड। इट मींस इफ वी अप्लाई प्रेशर, यदि हम प्रेशर फिर भी अप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी फर्दर क्लोज। इन पार्टिकल को हम और ज्यादा क्लोज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पहले ही ऑलरेडी टाइटली पैक्ड है, तो उन्हें ऊपर और प्रेशर लगाने से वो और ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते। इसका मतलब प्रेशर का सोल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ए आंसर इज आवर राइट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ये हमारे पास टॉपिक हमने पढ़ा भी है चैप्टर 2 में। हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, तो यही हमारा टॉपिक है। और उसी ये फैक्टर्स में ये क्वेश्चन बनाया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is low concentration of O2 in the blood of people living at high altitude is due to low atmospheric pressure, low temperature, high atmospheric pressure, none of the above। अब ये क्वेश्चन HPSC 2017 सेट बी में पूछा गया है। अब बात आती है लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन द ब्लड ऑफ पीपल लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड। आपने ये टॉपिक पढ़ा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, और वहां आपने फैक्टर्स पढ़े हैं और आपने उसके रिलेटेड एक लॉ भी पढ़ा है, दैट इज द हेनरीज लॉ। और वहां आपने पढ़ा है solubility of gases solute in liquid solvent, it is directly proportional to pressure। प्रेशर की क्या है? डायरेक्टली है। और टेम्परेचर की क्या है? इनवर्सली है। ये दोनों चीजें आपने वहां पर पढ़ी। अब हम ये भी जानते हैं कि एज यू मूव टुवर्ड्स हाई अल्टीट्यूड, जैसे ही हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, देन व्हाट विल हैपन? वहां जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? डिक्रीज करना शुरू कर देता है। और यदि प्रेशर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। और इसी वजह से वहां जो रहने वाले लोग हैं उनकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डाउन आ जाता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? वो लो हो जाती है इन द ब्लड ऑफ पीपल। इट मींस प्रेशर लो होगा तो सॉल्युबिलिटी लो हो जाएगी। सो हमारे पास लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होना चाहिए। अब हम एक बार टेम्परेचर का और देखते हैं। हम जानते हैं जैसे ही हम हिली एरिया की तरफ जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज है तो सॉल्युबिलिटी तो बढ़नी चाहिए, यानी कि उस क्वेश्चन में या उस सिचुएशन में पर्सन के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़नी चाहिए, यानी कि वहां पर उसकी हाई कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लो कंसंट्रेशन। सो ए आंसर इज अवर राइट आंसर, क्योंकि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी नहीं हो सकता। सो ए इज अवर राइट आंसर। और उस समय उन लोगों के अंदर जिनके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लो हो जाती है, तो उनके अंदर थिंकिंग की एबिलिटी कम हो जाती है, एंड दिस डिसीज इज कॉल्ड एनॉक्सिया। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। मैं थोड़ा साफ से लिख देता हूं, ANOXIA, एनॉक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज the unit of ebullioscopic constant is ebullioscopic constant। अभी आपको मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले बताया भी है। इसे हम केबी से शो करते हैं, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। आपको पूछा है द यूनिट ऑफ ebullioscopic कांस्टेंट इज, पहला है केल्विन किलोग्राम पर मोल, दूसरा है मोल किलोग्राम पर केल्विन, तीसरा है केल्विन मोल पर किलोग्राम, और चौथा है नन ऑफ अबव। तो इसको मैं आपको एक बार डिराइव करके बता देता हूं, आपको खुद से पता चल जाएगा कि यूनिट कैसे निकला है।
वी नो, हमने फार्मूला पढ़ा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या था, डेल्टा टीबी टू केबी इंटू एम, एम इज मोलैरिटी। यदि मुझे केबी का यूनिट चाहिए तो एम क्या है, दूसरी तरफ भेजेंगे, तो यूनिट ऑफ केबी क्या होगा, यूनिट ऑफ डेल्टा टीबी डिवाइड बाय यूनिट ऑफ एम। अब यूनिट ऑफ डेल्टा टीबी क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका यूनिट क्या लिया हमने, केल्विन। और मोलैलिटी का यूनिट क्या है, मोल पर किलोग्राम। अब जब हम इसे ऊपर भेजेंगे केल्विन एज इट इज, किलोग्राम के बाद -1 ऊपर जाएगा, क्या होगा, किलोग्राम पर +1, और मोल के +1 है, ये क्या बन जाएगा, -1। सो केल्विन किलोग्राम पर मोल, दिस इज द यूनिट ऑफ इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट या यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, केबी का यूनिट ये है। सो ए आंसर इज अवर राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एचपीएससी 2017 सेट सी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोलैरिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ वाटर इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर ऑप्शंस हैं 50 मोलर, 55.5 मोलर, 5 मोलर, नन ऑफ द अबव। और ये क्वेश्चन एचपीएससी 2017 सेट डी में पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके रिपीट होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। अब जरा हम देखिए मोलैरिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां हम देखेंगे, पहले दिया है 900 ग्राम ऑफ वाटर, इट मींस मास ऑफ वाटर दिया है 900 ग्राम। तो पहले हम इसके मोल्स बना लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। और अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला भी था कि मोलर मास ऑफ वाटर कितना है, 18 ग्राम पर मोल, तो 18 से डिवाइड कर देंगे, तो 900 अपॉन 18 कितना आएगा, 50, यानी कि वाटर के मोल्स टोटल कितने हैं, 50। अब नेक्स्ट थिंग है, हमें दिया है 900 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ वाटर कितना है, 900 ग्राम, एंड वी आल्सो नो डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वो कितनी है हमारे पास, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसे हम ये कहें 1 ग्राम पर मिलीलीटर। एंड वी नो डेंसिटी किसका बराबर होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी और मास दोनों गिवन है, तो हम वहां से क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा हमारे पास, डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा साफ से लिख देता हूं, डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, तो यहां से वॉल्यूम क्या रहेगा, मास बाय डेंसिटी। सो मास ऑफ वाटर कितना है 900, अब डेंसिटी क्या है 1, तो सोल्व करेंगे, ये क्या आएगा 900 ml। अब आती है मोलैरिटी की, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 50, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यहाँ कितना है 900 ml, तो 900 ml लीटर में कन्वर्ट करना है, तो अपॉन में क्या आएगा 1000, तो वो 1000 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे, 50 पे करेंगे 18, और 18 से यहाँ सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 55.55। सो 55.55 मोलैरिटी, दिस इज द मोलर एंड दिस इज द राइट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज बी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाले हैं, फिर वाटर की डेंसिटी के बेस पर वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला, और फिर मोलैरिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड किया, बट वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, now our next question is, isotonic solutions are the solutions having same, options are pressure, osmotic pressure, surface tension, viscosity। ये क्वेश्चन एचपीएससी 2018 सेट डी में पूछा गया है। सो क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है क्या, द सॉल्यूशन, द टू सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम कंसंट्रेशन और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस
having same concentration or same osmotic pressure. These are the isotonic solution. वो क्या होते हैं? आइसोटोनिक. आइसो मीन सेम, टॉनिक वर्ड कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के लिए आया है. अब इसके साथ दो टर्म्स और भी हैं. वन इज हाइपरटोनिक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक. हाइपर का मतलब हाई. दो सॉल्यूशन है जिसमें से जिसकी कंसंट्रेशन हाई होगी तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. और हाइपो मीन्स होता है लो. तो हाइपोटोनिक में क्या होगा? द सॉल्यूशन विच इज हैविंग द लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, उसे क्या बोलते हैं हमारे पास? हाइपोटोनिक. और ये कंसंट्रेशन सेम है तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक. सो कंसंट्रेशन हो या ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों के बेस पर चलेगा. सो बी आंसर इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा. आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर इज. ऑप्शन हैं 20, 18, 10, 55.5. अब यहाँ प्योर वाटर ने इंडिकेट किया है कि हमारे पास क्या होगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ वाटर है, वहां पर सोल्यूट नहीं है. तो हमें मोलैलिटी निकालना है. देखिएगा, वी नो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 किलोग्राम पर लीटर. तो 1 किलोग्राम पर लीटर, दिस इज द डेंसिटी. इट मींस 1 लीटर ऑफ वाटर इज हैविंग मास 1 किलोग्राम. तो यहां से क्या निकल आया? मास ऑफ वाटर वो कितना है? 1 किलोग्राम. और ग्राम में देखिए तो कितना होगा? 1000 ग्राम. अब हमने इसके बेस पर निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. अब वाटर के मोल्स निकालना है, क्या होगा? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. तो 1000 डिवाइड बाय वाटर का मोलर मास 18 है. सोल्व करेंगे 55.5. अब मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास? 55.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वो कितना है? 1. तो सोल्व करेंगे 55.5 और m. m क्या है? मोल पर किलोग्राम. सो दिस इज द मोलैलिटी. सो डी आंसर इज द राइट आंसर. ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलैलिटी वाला भी और मोलैरिटी वाला भी, और इनके रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं. इन्हें ध्यान से देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं, इन्हें एजियोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं. सो क्या होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या क्या होते हैं एजियोट्रॉप्स? ये क्वेश्चन एचपीएससी 2019 में सेट ए में पूछा गया है. सो व्हाट आर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? देखिएगा, दोज liquid constant boiling mixtures which distill without any change in composition are called agiotrophs or एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. अब क्या है ये एजियोट्रॉप्स है? क्या है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? दोज लिक्विड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, यानी कि ऐसे मिक्सचर हैं जिसमें दो लिक्विड मिले हुए हैं. कांस्टेंट बॉइलिंग मीन उस मिक्सचर का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट है, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज कांस्टेंट. विच डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन. यदि हम उनकी डिस्टिलेशन करते हैं तो वो अपने कंपोनेंट पे सेपरेट नहीं होते, वो पूरा का पूरा मिक्सचर है वो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज हो जाता है. ठीक है. दीज आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स. नॉर्मली क्या है? दो लिक्विड के मिक्सचर्स हैं. तो जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले वो वेपर में कन्वर्ट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो बाद में वेपर में कन्वर्ट होगा. लेकिन एक स्पेशल टाइप के ये लिक्विड मिक्सचर है एजियोट्रॉप्स, कि इनको जब हम बॉईल करते हैं तो उस समय में इनके कंपोनेंट सेपरेट नहीं होंगे. इस मिक्सचर का जो खुद का बॉइलिंग पॉइंट है
एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा इस मिक्सचर का, उस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे पूरा का पूरा मिक्सचर है वही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोनेंट सेपरेट नहीं होंगे। सो दीज आर द एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड। आपने पढ़ा है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसे हमने किससे शो किया था, केपी से। इसे हम क्या बोलते हैं और क्या नाम से जानते हैं? पहला है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दूसरा है गैस कांस्टेंट, तीसरा है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, चौथा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। एंड आई थिंक सभी को क्लियर है, दिस इज द इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। सो करेक्ट आंसर इज सी। और याद करवा दें एक बार दोबारा, इसका यूनिट क्या था, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन एचपीएससी 2019 सेट बी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the expression for related lowering in vapor pressure solution। रिलेटेड लॉरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, इसका एक्सप्रेशन यानी इसका फार्मूला क्या है? ये क्वेश्चन एचपीएससी 2019 सेट सी में पूछा गया है। सो सबसे पहले रिलेटेड लॉरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, इसे हम किससे शो करते हैं? पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइड बाय पी नोट ए, इट इज इक्वल टू एक्स बी। सो ये क्या है? पी नोट ए इसमें क्या है हमारे पास? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर की जगह भी एग्जैक्ट लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी सॉल्यूशन क्या है? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। इसे हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। इट मींस जिस समय प्योर सॉल्वेंट में हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम आ जाता है, कम हो जाता है, और उस डिफरेंस को, कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना कम हुआ, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस डिफरेंस को हम बोलते हैं लॉरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। और जिस समय इस डिफरेंस पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन, इसे फर्दर पी नोट ए से डिवाइड कर दें, इस पी नोट ए से डिवाइड कर दें, तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, जो आपसे पूछा गया है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, एंड इट इज इक्वल टू एचबी। अब एचबी क्या चीज है? दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये था हमारे पास रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो आपसे पूछा है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का फार्मूला क्या है, तो आप बताएंगे पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। इसे मैं साफ से लिख देता हूं दोबारा से, पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नोट ए इट इज इक्वल टू एक्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is which of the following has highest value of want of factor? want of factor को हम I से डिनोट करते हैं। आपको पूछा है कि इनमें से किसके want of factor की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। ये क्वेश्चन एचपीएससी 2019 सेट डी में पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके पास है, 0.1 मोलर Al2SO4 थ्राइस, 0.1 मोलर CCH OCH, 0.1 मोलर K2SO4, 0.1 मोलर NaCl। अब एक बात यहां ध्यान रखना है, जो I की वैल्यू है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, और कोई आयनिक कंपाउंड है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसोसिएशन, के डिसोसिएशन के बाद कितने आयंस बने हैं उसके डायरेक्टली है। Al2SO4 थ्राइस है, जब इसे डिसोसिएट करते हैं Al प्लस SO4, इसके सामने 2 आ जाएगा, 3 प्लस 3 माइनस 2, यानी कि इसको डिसोसिएट करेंगे टोटल आयंस कितने बनेंगे? 5।
सीसी एस्ट्रोलोसिस को डिसोसिएट करेंगे क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है, डिसोसिएट ही नहीं होगा, यानी कि ये 1 का 1 रहेगा। K2SO4 को इसी तरह डिसोसिएट करेंगे, इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म 3 आयंस, एंड NaCl को डिसोसिएट करेंगे, इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म 2 आयंस। तो सबसे ज्यादा आयंस किससे बन रहे हैं? 5Al2SO4 थ्राइस में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये हमारा आंसर है। क्या है? ध्यान से देखिएगा कि बॉन्ड फैक्टर आई की वैल्यू जो है नंबर ऑफ आयंस ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसोसिएशन उसके डायरेक्टली है। जितने आयंस ज्यादा होंगे डिसोसिएशन के बाद उतने ही क्या होगा हमारे पास, उसकी बॉन्ड फैक्टर वैल्यू हाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट in 1 kilogram of solvent is known as। ये क्वेश्चन HPSC SCT अगस्त 2021 में आया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इसे बोलते क्या है? ये कौन सी टर्म है? मोल फ्रैक्शन है, मोलालिटी है, मोलारिटी है, नॉर्मेलिटी है? आपने बहुत से क्वेश्चंस में किया भी है। दिस इज मोलालिटी, और मोलालिटी को स्मॉल m से भी शो करते हैं। तो क्या होती है डेफिनेशन? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसके बारे में कंफ्यूज मत हो जाना, कई स्टूडेंट्स मोलैरिटी सोचते हैं। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें क्या होता है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि क्वेश्चन में 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया है। सो बी आंसर इज अवर, या बी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मोलैरिटी। अभी मैंने पीछे आपको बताया व्हाट इज मोलैरिटी। द number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity of solution, and its unit is mole per liter या फिर कैपिटल M क्या होता है? मोलर। ये है इसका, ये क्वेश्चन HPSC सेट एग्जाम्स में अगस्त 2021 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड। अब पहला था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड, अब है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट को हम किससे शो करते हैं? KF से। This is also called cryoscopic constant, gas constant, ebullioscopic constant या equilibrium constant। तो हमने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और वहां हमने उसे पढ़ा है डेल्टा TF से। तो डेल्टा TF किसके इक्वल था? KF इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा TF था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और वहां पर KF जो आया था दैट इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या ये कहें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोल दें या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल दें, एंड थर्ड नेम इज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सो ए ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। ध्यान रखना कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB को हम क्या बोलते हैं? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF को हम क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, two solutions having same osmotic pressure at a given temperature are called। ये क्वेश्चन HPSC सेट सितंबर 2021 में आया है, और मैंने आपको बताया भी था कि दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन सेम होता है उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन हाई होगा उसे क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन कम होगा उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ सेम पूछा है, तो इसका मतलब हमारे पास इन चार ऑप्शन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इनमें से हमारा बी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये थे इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। होप यू लर्नड a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.